नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, जैसा आप पहले से जानते हैं कि हमने जो नया सेगमेंट शुरू किया था विद्यार्थी वार्ता, तो इससे पहले एक रविवार को विद्यार्थी वार्ता हो चुकी थी जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के सवालों पर चर्चा की थी। आज दूसरा रविवार है और दूसरी विद्यार्थी वार्ता है। उसमें भी हम ढेर सारे सवाल जो आपने विभिन्न माध्यमों से हमें पूछा है उन सवालों पर हम जवाब देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो बच्चों, जो सवाल हैं हमारे पास पहले आ जाते हैं, पूरे वीक सवाल आते रहते हैं, अलग अलग लोग सवाल पूछते हैं। तो जो लोग सवाल पूछते हैं उनके हम नाम भी लेते हैं, कई सारे लोगों के, और जो उन सवालों में से कॉमन सवाल होते हैं उनको हम आंसर करते हैं, प्लस कुछ नए सवाल भी जो जरूरी होते हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। तो जो लोग सवाल पूछे हैं उनमें नाम है अर्पिता गोस्वामी है, मानसी है, बुसरा है, राजेश है, सुमित है, प्रिया है, विवेक है, विवेक यादव है, पूजा है, रजत है, अभिमान है, और कई सारे लोग हैं जिसमें सुनीता है, सालू है, निहारिका है, रानी है। बहुत लंबी लिस्ट है, कई सारे लोगों के नाम आए हैं। तो एक इनमें से जो जिन लोगों के मैंने नाम पढ़े हैं उनमें कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या सर सेंट्रल टीटी अपने निर्धारित समय पर पेपर कराएगा, जो जुलाई में होने वाला पेपर है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, कोरोना जैसी महामारी की स्थिति है और सारे जो पेपर हैं वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। क्या सीटेट भी पोस्टपोन हो जाएगा? तो आज तक की हम जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई ऐसा स्टेटमेंट अथराइज्ड पर्सन के द्वारा नहीं आया है कि पेपर नहीं होगा। जो नोटिफिकेशन में पहले से शो था कि जुलाई में पेपर होगा और वो अभी भी होगा। कई सारे न्यूज़पेपर और ऑनलाइन फोरम जो हैं उनमें से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें भी लोग यही बता रहे हैं कि अपने निर्धारित समय पर पेपर होगा। तो इस भ्रम में कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा और तैयारी धीमी कर दें या बंद कर दें या ना तैयार करें, तो ये आपके लिए खतरा है। आप स्टूडेंट हैं, आपको हर समय तैयार रहना है। जैसे कोई सैनिक तैयार रहता है, उसको चाहे जब जरूरत पड़े, उसको अपनी कंट्री को जब जरूरत पड़ती है सैनिक की, तुरंत वो तत्पर हो जाता है, आपदा हो या कोई युद्ध हो। वैसे एक स्टूडेंट के लिए होता है, अगर वो तैयारी में कमी करता है तो फिर उसके लिए नुकसान वाली बात है और वो सफलता से काफी दूर चला जाता है। आप एक सैनिक की तरह छात्र हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की लाइन में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और नौकरी की लालसा मन में रखते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारा हक है, वो आप कंटिन्यू बनाए रखो और आप सफलता के आसपास पहुंच जाएंगे। पेपर बढ़ेगा घटेगा अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी जो निर्धारित डेट थी उसी में पेपर होगा। और भी कई सारे लोग जो सवाल पूछते हैं उनमें से जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा है, उन्होंने पूछा है टीजीटी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में पात्रता क्या है। सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे ज्यादा सवाल आए हैं कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, परास्नातक हैं, या उन्होंने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, या और इसके समकक्ष कोई टीचिंग से संबंधित प्रशिक्षण से किया हुआ है या कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, उन लोगों के लिए कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं और वो किन किन फील्ड में जा सकते हैं। किसी का कोई परसेंटेज का इशू है कि हमारे ग्रेजुएशन में इतने प्रतिशत नहीं है या पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने प्रतिशत नहीं है, तो वो लोग आगे क्या करें, क्या ये एलिजिबल हैं, पात्र हैं इन परीक्षाओं में, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की या एलटी ग्रेड की या जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आती है, इनकी क्या पात्रताएं हैं, इन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो विवेक यादव जी का ये सवाल था, निहारिका का था, सुमित का था, नरेंद्र का था, विशाल का था, रानी का है, पूजा का है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जिसमें पूछा है कि टीजीटी और पीजीटी की पात्रता से संबंधित आपको चर्चा करें। तो हम बात कर रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी सेंट्रल लेवल पर भी होता है, केंद्रीय विद्यालय समिति कराती है, नवोदय विद्यालय समिति कराती है केंद्रीय लेवल पर, और केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर आर्मी पब्लिक स्कूल में भी व्यवस्था होती है कि ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
यानी पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इनमें क्या पात्रताएं हैं, प्लस उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो लोग पात्र बनना चाहते हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, जिनकी पात्रता है, तो टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो यहाँ परसेंटेज को उत्तर प्रदेश में प्रदेश लेवल पर जो परीक्षा हो रही है टीजीटी पीजीटी की, उत्तर प्रदेश में यहाँ परसेंटेज में आपका कितना परसेंटेज है ये कोई स्पेसिफिकेशन नोटिफिकेशन में नहीं है अभी तक। आपका 45% है, 50% है, 55% है, 60% है, इसका कोई मतलब आपको नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपका 50% हो। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीएड करने जा रहा है तो उसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। ये भी सवाल एक बच्चे ने पूछा है कि वो बीएससी कर रहे हैं, रत्नेश नाम है इनका, और बीएड करना चाहते हैं, तो क्या ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना, 50% अंक होना अनिवार्य है? तो हाँ, 50% अंक होना अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन टीजीटी उत्तर प्रदेश और पीजीटी उत्तर प्रदेश में आपको टीजीटी के लिए कोई परसेंटेज की ग्रेजुएशन में बाध्यता नहीं है, ग्रेजुएट हो। टीजीटी में ग्रेजुएट प्लस आपको क्या करना है, बीएड होना चाहिए या इससे संबंधित कोई और टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे पहले एलटी और बीटी होते थे, ये भी डिप्लोमा है, तो टीजीटी में मान्य होंगे। यानी आप स्नातक हो और प्लस आपके पास कोई प्रशिक्षण की समकक्ष डिग्री हो जो बीएड के बराबर हो या एनसीटीई के द्वारा मान्यता उसको प्राप्त होनी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज, अब जो लोग हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी देना चाहते हैं उनको, हिंदी वाले बच्चों को या तो संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में दूसरे सब्जेक्ट के लिए, अगर नहीं है तो इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। विज्ञान शिक्षक अगर कोई बनना चाहता है तो स्नातक उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए। बायोलॉजी का कोई टीचर बनना चाहता है तो बॉटनी और जियोलॉजी का। एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। सोशल स्टडी का जो टीचर होता है उसको 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की बात होती है। तो यहां कोई 2 सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन के तौर पर होना चाहिए। यहां जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए टीजीटी में, ये उत्तर प्रदेश की बात है। लेकिन अगर टीजीटी सेंट्रल लेवल पर देना चाहते हो, केंद्रीय पात्रता परीक्षा नवोदय विद्यालय की, या देना चाहते हो आप केवीएस की या एपीएस की, तो यहां पर आपका ग्रेजुएशन 50% होना कंपलसरी है। अगर 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, पात्र नहीं माने जाएंगे टीजीटी में। अब अगर हम बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में क्या होता है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, यहां पर भी उत्तर प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि मेरा 47 है, 48 है एमए या एमएससी, तो क्या हम पीजीटी डाल सकते हैं? हाँ, आप उत्तर प्रदेश में पीजीटी डाल सकते हैं। यहां बीएड की बाध्यता नहीं है। पीजीटी में बीएड भी आप कंपलसरी नहीं है, केवल आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आप एलिजिबल माने जाओगे उत्तर प्रदेश में, चाहे कॉमर्स साइड हो, चाहे एसएसटी में मतलब आप भूगोल के या उसके इतिहास के या हिंदी के या संस्कृत के, जिसके आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका परास्नातक होना जरूरी है। हाँ, अगर बीएड एमएड या शिक्षा स्नातक हैं तो वरीयता मिलती है आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में, लेकिन यहाँ बाध्यता नहीं है फॉर्म डालने के लिए। तो पीजीटी में और टीजीटी में, पीजीटी में आपको सिंपल क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप उत्तर प्रदेश में फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन सेंट्रल लेवल पर फिर पीजीटी अगर डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, फिर वहां आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है परसेंटेज की 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड या कोई और इसके समकक्ष डिप्लोमा, और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है आपका। केबीएस एनबीएस में अगर जाएंगे तो स्नातक आपका 50% होना चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर, तो यहां पीजीटी में जो है जनरल कैटेगरी के लिए
वो आपकी एज लिमिट 40 साल रखी गई है। टीजीटी के लिए 35 साल रखी गई है और पीआरटी के लिए 30 साल रखी गई। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, सपोज दैट ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो यहां पर क्या होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल टीजीटी पीजीटी पीआरटी में, और ओबीसी के लिए 3 साल का बेनिफिट मिलता है। प्लस सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इनको सेंट्रल लेवल पर 10 साल की ऑल टाइप वुमेन्स जो हैं सभी प्रकार की महिलाओं को 10 साल का छूट एज में मिलता है। तो एज का भी कोई बाध्यता नहीं रह जाता है, क्योंकि आप इस एज तक टीचर बन जाते हैं जितनी यहां पर आपको एज दी गई है। इसके बाद एक बच्चे ने शायद स्टूडेंट हैं जिनका नाम दुर्गेश है, दुर्गेश ने एक सवाल पूछा है, हम ले लेते हैं कि ये सवाल था यूजीसी नेट से। इन्होंने कहा है कि हमने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और हमारा 55% मार्क्स है और हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम यूजीसी नेट में एलिजिबल हैं? तो यूजीसी नेट की अगर हम पात्रता की बात करें तो यूजीसी नेट में कोई भी बच्चा अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो फॉर्म डाल सकता है। कंडीशन ये है, जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स आपको 55% अगर अंक आपके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। यानी ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे 50% पोस्ट ग्रेजुएशन नेट के लिए एलिजिबल हैं किसी भी सब्जेक्ट में। 110 सब्जेक्ट में लगभग कराता है नेट, यूजीसी नेट। अब एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है, सीबीटी बेस्ड होता है, तो ये ध्यान रहे। और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। एक बच्चे ने यहाँ पर एक और सवाल पूछा है, उसने कहा है कि हम एमए फर्स्ट ईयर में हैं, क्या यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो 2 साल तक ये लोग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट अबेटेड मानते हैं, यानी वो वहां पर वो इंतजार करते हैं। अगर 2 साल बाद अगर आपने सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा यूजीसी नेट का वो वैलिड होगा, वो चाहे जेआरएफ पर्पज से हो चाहे एलएस यानी लेक्चररशिप पर्पज से हो। तो यहां पर भी हमने पात्रता बता दी। और कई सारे और बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्लस बीएड भी किया हुआ है और कई सारे डिग्री डिप्लोमा हैं, तो कई और सारी फील्ड हैं जहां पर वो टीचर बन सकते हैं, सरकारी तौर पर, परमानेंट तौर पर और निजी क्षेत्र में भी। लेकिन पात्रताएं आपको जरूरी हैं। जैसे अगर आप टीजीटी केंद्रीय लेवल पर डालना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए कि वहां पर बीएड और सेंट्रल टीटी यानी जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है वो भी आप पास हों, तभी आप वहां फॉर्म डाल सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपने मेहनत की है, जो आपने पढ़ाई की है, तैयारी की है, उसके आधार पर पेपर होता है। पेपर सबका अलग अलग है, उसका सिलेबस अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से पेपर पूछे जाते हैं और कई सारी जगहों पर इंटरव्यू की भी बात की जाती है। अभी तक अगर हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर भी इंटरव्यू प्रोसीजर थे, लेकिन अब शायद आगे से हटने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ जो टॉप ग्रेड वैकेंसी हैं उनमें इंटरव्यू लिए जाएंगे। जो 3rd 4th इस लेवल की हैं या 2nd ग्रेड तक की वैकेंसी हैं उनमें से इंटरव्यू हटाए जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, नाम है उनके सुनीता है, ममता है, सोनी है, देवेश है और ये पुष्पेंद्र हैं। और इन लोगों ने पूछा है कि सर सेंट्रल टीटी का जो पेपर आने वाला है इसकी हम तैयारी कैसे करें और इसमें कौन कौन सी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं प्राइमरी और जूनियर स्तर पर। तो मैं बच्चों सीधी सी अगर आपको बात बताऊं तो बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन बहुत सारी जो मार्केट में किताबें हैं उन पर थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सही ऑथेंटिक जेन्युइन बुक मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो किताबें हैं उनमें पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हैं, उनके आंसर की और टाइपिंग कई सारे एरिएटा हैं जो आपको सफलता से वंचित कर देते हैं। तो अगर हम सेंट्रल टीटी की तैयारी के लिए पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल टीटी अगर आप की तैयारी कर रहे हो तो आपने जो डिग्री डिप्लोमा लिया है टीचिंग का,
प्रशिक्षण लिया है, शिक्षक प्रशिक्षण का जो प्रशिक्षण लिया है वो आपके जो 2 साल का है उसमें जितने सेमेस्टर हैं उसकी अच्छे से तैयारी हो, वो चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे डीएलएड किया हो, चाहे बीटीसी किया हो या कोई और डिप्लोमा इसके समकक्ष डीएड वगैरह का लिया है, तो उसकी अच्छी ज्ञान होना चाहिए, जो सिलेबस है उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है इसको पढ़ना है। इसका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2, 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एनसीएफ में टोटल 5 चैप्टर हैं, लेकिन पांचों आप ना पढ़ो, चैप्टर 2, 3 और 4 इसको शुरू करो चैप्टर नंबर 4 से, फिर 3 और फिर 2 लास्ट में पढ़ो। ये 3 चैप्टर पढ़ सकते हो। इसके बाद जो लोग साइंस हैं, एसएसटी के बच्चे हैं या प्राइमरी लेवल पर ईबीएस के बच्चे हैं, तो ये 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की जो पर्यावरण की या इन्वायरमेंटल स्टडी की बुक आती है इसको अध्ययन करें ईबीएस के लिए। जूनियर स्तर पर साइंस के बच्चे 6, 7, 8 की जो है एनसीईआरटी की साइंस की किताब पढ़ के जाएं, वही एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से सवाल नहीं आता है। और जो एसएसटी के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, वो 6, 7, 8 की एसएसटी की किताबें पढ़ें। और दुनिया भर की जो किताबें आपको लोग सजेस्ट कर रहे हैं, नोट्स बांट रहे हैं, तो सेंट्रल टीटी में इन सब का ज्यादा आपको फायदा होने वाला है नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रीवियस ईयर के पेपर, अब समय किताब पढ़ने का कम बचा है, आप जो कुछ ज्ञान है उस आधार पर आप प्रीवियस ईयर के पेपर। बाकी हमने एनसीएफ पर पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कुछ 15-20 वीडियो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के। हमारे यूट्यूब चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में जाएंगे और वहां पर आपको प्लेलिस्ट जाएंगे एनसीएफ 2005 की, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मैंने एनसीएफ के डाल दिए हैं, वो आप देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो हमें सवाल पूछिए, हम उनके आंसर देते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि हमने अब टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दिया है, अभी तो सीडीपी का शुरू हुआ है, धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट का आपको टेस्ट बनाकर देंगे, वो भी ऑनलाइन आप घर बैठकर दे सकते हैं। हम लिंक भेजते हैं आपको और उस लिंक में आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हो, अपना नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है और फिर आप टेस्ट करते हो, उसके आंसर मिलते हैं। उन आंसर को तो आप पा जाते हो, जहां कंफ्यूजन है उन क्वेश्चंस का हम वीडियो भी डिस्कस करते हैं, वो आप तक पहुंचेगा। तो इन सारे माध्यमों से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि कई सारी समस्याएं पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में आप क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई असुविधा ना हो, आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें सीख पाओ और सही तरीके से सारी जानकारी आपको हो जाए, ताकि आपको निश्चित सफलता सुनिश्चित हो पाए। इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट करना है, सहयोग करना है, जो कहा जाए कम से कम वो आप जरूर करो। आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो, आप वीडियो देखो, आप वीडियो देख करके जहां कंफ्यूजन हो उसको कमेंट में लिखो, या जो आपके अनुभव हो, या जो नया पढ़ना चाहते हो, या आपको कहीं बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको आप हमारे कमेंट में लिखोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके लिए है। हम और एक लगातार जो सिलसिला चल रहा है विद्यार्थी वार्ता का, इसमें हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके कंफ्यूजन हैं, यानी सब्जेक्ट से इतर भी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। कई सारे बच्चे अलग अलग सवाल पूछते हैं, लेकिन रिलीवेंट सवाल पूछिए, उपयोगी अर्थपूर्ण सवाल पूछेंगे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के उत्तर देंगे। आपको किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड है, सीटेट है, टेट है, यूजीसी नेट है, या इनसे रिलेटेड कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो कि कोई बुक का प्रॉब्लम है, कोई और इशू आ रहा है, टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इन पर हमें आप लिखकर भेजोगे। हम हर संडे को विद्यार्थी वार्ता में इन पर बातचीत करेंगे। किसी फील्ड के बारे में जानना है आपको तो आप उनके बारे में भी हमें लिखते हो। लिखते कहाँ हो? हमारा यूट्यूब चैनल है वहां लिखते हो, कम्युनिटी वाले पेज पर लिखते हो। बाकी हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, विद विपिन 17 नाम का हमारा पेज चलता है, वहां पर भी हमें बता सकते हो। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक विपिन वर्मा नाम से और एक विपिन वर्मा साइकोलॉजी नाम से, वहां हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक अकाउंट है विपिन वर्मा, वहां पर भी आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है vidvipin17@gmail.com, वहां पर भी भेज सकते हो। तो ये ढेर सारे आपको माध्यम हमने बताए हैं जहां आप अपनी समस्याएं हमें कहते हो, लिखते हो।
बताते हो, सबका अलग अलग समस्या है। एक बच्चे ने पूछा है कि सर हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है, अब नाम तो नहीं लेंगे, मन नहीं लगता है, तो भाई आप डॉक्टर से इलाज कराइए, हमारे पास इसका सलूशन नहीं है। क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ोगे, देखिए स्टूडेंट का क्या है, 24 घंटा स्टडी रट्टा नहीं मारना है, धीरे धीरे आप सारे काम करते हुए स्टडी करिए, थोड़ा कंसंट्रेट हुइए, क्योंकि अपने आप को सेटल करना है, अपने आप को आगे ले जाना है, अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो आपको थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आप बच्चे नहीं रह गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, तो आप धीरे धीरे चीजों को सीखिए और ध्यान दीजिए कि आपके लिए कौन से काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको पहले करिए, धीरे धीरे आप फ्लो में आएंगे और स्टडी करेंगे। तो बच्चों, विद्यार्थी वार्ता में हमने जैसी चीजें आपने पूछी थी वैसे बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता है कि हम सबके सवाल दें। जो रिलीवेंट, जो जरूरी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके हम लगातार जवाब दे रहे हैं। आप ऐसे ही सवाल पूछते रहो तो सिलसिला चलता रहेगा, आपकी समस्याएं समाधान होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाया करो ताकि उनका भी फायदा हुआ करे।